नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान की बात रचना के साथ। दोस्तों, ऐसे तो हम इस कार्यक्रम में ज्ञान और विज्ञान दोनों को ही कवर करते हैं, लेकिन समहाउ विज्ञान मेरा जो है बहुत ही प्रिय विषय है और हम इस विषय में कई कई बार हम अपने अपने शरीर के अंगों के बारे में बात करते हैं, हम बीमारियों के बारे में बात करते हैं, जानकारी हम प्रसारित करते हैं और अपने देश दर्शकों को हम एजुकेट करते हैं। तो इससे पहले कि हम आज डिस्क्लोज करें कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, मैं स्वरचित 2 लाइनें पढ़ देती हूँ। कभी दूर थे तुम मेरे लिए, कभी दूर थे तुम मेरे लिए, कहीं पास थी मैं तेरे लिए। कभी दूर थे तुम मेरे लिए, कहीं पास थी मैं तेरे लिए। तुम्हें खींच लेती मैं पास यूं, तुम्हें खींच लेती मैं पास यूं, पर दूर तुम थे खड़े हुए। नजर का ही कहीं खेल था, नजर का ही कहीं खेल था, नजर का जो कभी मेल था। नजर का ही कहीं खेल था, नजर का ही जो कभी मेल था। न तुमने मुझ पे नजर करी, ना तुमने मुझ पे नज़र करी, ना ही तुम मुझको ही दिखा किए। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे आज हम बात करने वाले हैं आँखों की। तो हमारी जो शरीर का सबसे सुंदर अंग है वो है हमारी आँखें, और सबसे पहले हम किसी को देखते हैं तो उसकी आँखों को ही देखते हैं, और इसी बारे में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। इस विशेष चर्चा में हमारे साथ हैं आज डॉक्टर महिपाल सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। माय प्लेजर। इससे पहले कि हम इस शो में आगे बढ़ें, हम देख लेते हैं सर के ऊपर एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव भारत के अग्रणी नेत्र विशेषज्ञ हैं, जिन्हें आधुनिक नेत्र शल्य चिकित्सा का पथ प्रदर्शक माना जाता है। डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव ने अपनी चिकित्सा शिक्षा एम्स से पूरी की और बाद में अमेरिका के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में फेलोशिप हासिल की, जहां उन्होंने कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी में एडवांस ट्रेनिंग ली। शुरुआती करियर में वे एम्स में अध्यापन से जुड़े रहे और फिर 1996 में उन्होंने सेंटर फॉर साइट की स्थापना की, जो आज देश भर में फैली हुई प्रमुख आई हॉस्पिटल चेन है। डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव का सबसे बड़ा योगदान भारत में फेको इमल्सिफिकेशन तकनीक को लोकप्रिय बनाना रहा, जिसे आम बोलचाल में लेजर मोतियाबिंद सर्जरी कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने भारत में लेसिक, स्माइल सर्जरी और फेमटो कैटरेक्ट जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की भी शुरुआत की, जिससे लाखों मरीजों को फायदा हुआ। डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव ने प्रैक्टिकल गाइड टू फेको इमल्सिफिकेशन नामक पुस्तक भी लिखी, जो इस विषय पर भारत की पहली किताब मानी जाती है। उन्होंने 100 से अधिक शोध लेख और 175 से अधिक पेपर प्रस्तुत किए हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव की उपलब्धियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। भारत सरकार ने उन्हें 2007 में चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें ऑनरेरी फाइको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए जाने जैसी कई उपलब्धियां मिली। सामाजिक अभियानों में भी डॉक्टर सचदेव का योगदान काफी ज्यादा है। उन्होंने डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग और विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम जैसे प्रयासों से हजारों लोगों को समय पर नेत्र देखभाल उपलब्ध कराई। आज डॉक्टर महिपाल सिंह ने कुशल सर्जन के रूप में भारतीय नेत्र चिकित्सा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों, और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो सर, सबसे पहले हमको ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और कैसे आपने जो है वो डॉक्टरी को चुना अपने पेशे की तरह, और कैसे आपका जो इंटरेस्ट है वो इस आँखों में, ऑप्थेल्मोलॉजी में आपका इंटरेस्ट जागृत हुआ। सबसे पहले तो जन्म की आपने बात करी है, तो मैं पैदाइश दिल्ली की है। बॉर्न इन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज 1958, और थ्रू आउट माई लाइफ एक्सेप्ट फॉर 1 ईयर मैं दिल्ली में ही रहा हूँ। और स्कूलिंग दिल्ली में मॉडर्न स्कूल से करी, उसके बाद 1 साल प्री मेडिकल हिंदू कॉलेज से, उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में MBBS, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीनियर रेजिडेंसी और फैकल्टी बने। तो एम्स में ही तो 20 साल एम्स में व्यतीत किए, 76 से 96। अब आपने सवाल ये पूछा कि मेडिसिन में रुचि कैसे आई, और उसके बाद कि भाई ऑप्थेल्मोलॉजी में या आँखों में रुचि कैसे आई। जो मेडिसिन में रुचि आई वो माय मदर वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो मेरे फादर भी शुरू से मुझे यही कहते थे कि भाई मेडिसिन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आप सर्विस के साथ साथ यू आर ऑल्सो डूइंग गुड टू द पेशेंट्स। तो
मेरा एल्डर ब्रदर, वी आर टू ब्रदर्स, ही इज़ ऑल्सो अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो हमारे फैमिली के अंदर बेसिकली आप समझिए कि मदर और ब्रदर काफ़ी ज़्यादा इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि रुझाव था कि भाई काफ़ी मेडिसिन सेवा में, भाव हाँ थे। जी, तो सेवा भाव और रुझाव था कि भाई मेडिसिन शुड बी अ प्रोफेशन। And I had a goal to, because my brother also got admission in AIMS as an MBBS student, which is आज की तारीख में तो कई एम्स हो गए हैं, मगर उस ज़माने में एक ही एम्स होता था और 35 सीटें होती थी जिसमें लाखों लोग अप्लाई करते थे। तो एक वो था कि भाई एम्स में ही एडमिशन लेना है। अब दूसरी बात ये रही, आपने पूछा कि भाई ऑप्थेल्मोलॉजी में कैसे मेरा रुझाव हुआ। तो ऑप्थेल्मोलॉजी एक बड़ी साफ़ सुथरी बट माइक्रो सर्जिकल ब्रांच है जिसके अंदर के फाइननेस ऑफ द सर्जिकल स्किल वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो अपने आप में एक सुपर स्पेशलाइजेशन की तरह है। तो सर्जिकल फील्ड होने का मेरे को बहुत शौक था क्योंकि उसमें रिजल्ट्स जो हैं वो इमीडिएटली आते हैं। एंड माय फादर वुड ऑलवेज यूज्ड टू से दैट आई हैव लॉन्ग फिंगर्स एंड लॉन्ग फिंगर्स नॉर्मली कोई आर्टिस्ट हो या पेंटर हो या सर्जन वगैरह हो। तो मैंने फर्स्ट चॉइस अपनी ऑप्थेल्मोलॉजी दी थी, सेकंड ENT दी थी। तो दीज वर सिंगल स्पेशलिटी और दीज वर सुपर स्पेशलिटीज़ इन दमसेल्व्स। जनरल सर्जरी करने के बाद आपको जैसे कार्डियक सर्जरी करें या न्यूरो सर्जरी करें या न्यूरो सर्जरी करें तो वो फर्दर चीज़ें होती हैं। तो ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर रिजल्ट्स और ग्रेटिफिकेशन बड़े इंस्टेंटेनियस होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई loved ophthalmology as a clean, nice, super specialized branch। तो ophthalmology ही मैंने चूज़ करी थी एज अ फर्स्ट चॉइस। तो अब थोड़ा सा विषय में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप जानना चाहूँगी कि आपके पास जो है नॉर्मली जनरली क्या शिकायतें लेके मरीज आते हैं? क्या बहुत सी कॉमन जो शिकायतें हैं आँखों की वो क्या हैं आज की डेट में? देखिए, कॉमन शिकायतें दो तरह की होती हैं, एक जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है और एक OPD की होती है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट जो होते हैं जो OPD में आते हैं वो ये हैं कि उनको चश्मे की ज़रूरत है, उनको देखने में धुंधलाहट हो रही है जिसके अंदर कोई सर्जिकल इंटरवेंशन या कोई और बीमारी नहीं है, बस बीमारी ये है कि उनको चश्मे की ज़रूरत है। तो रिफ्रैक्टिव एरर जिसको बोलते हैं, चाहे वो बच्चों में हो, माइनस का नंबर हो, प्लस का नंबर हो, सिलेंड्रिकल हो या 45 साल की उम्र के बाद जो रीडिंग ग्लासेस वगैरह, तो दैट फॉर्म्स अ रीजनेबल चंक ऑफ पेशेंट्स। उसके बाद आजकल जैसे बरसात का मौसम है तो कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू वगैरह है, तो रेड आई पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, उससे एलर्जीज़ बहुत बढ़ रही हैं, तो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस वगैरह, तो रेड आई वगैरह के केसेस आते हैं। और जो केसेस आते हैं उसके अंदर कई बार कॉर्निया में अल्सर हो सकता है, कोई चोट लगने से कॉर्निया की परफोरेशन वगैरह वैसी चीज़ें हो सकती हैं। मगर जो मेजर डिजीज़ के बारे में जो कि मतलब जो विच इज़ द बल्क ऑफ दी सर्जरीज़ आर कैटरैक्ट सर्जरीज़, जो कि सफ़ेद मोतिया जिसको कहते हैं, जिसमें उम्र रहते हुए सब लोगों को उनका जो पारदर्शी लेंस होता है वो सफ़ेद पड़ जाता है। बाकी जिस चीज़ में मैं स्पेशलाइज़ करता हूँ वो है लेज़र विजन करेक्शन, यानी कि चश्मा उतारने की विधि। और तीसरी चीज़ जिसमें मैं फर्दर स्पेशलाइज करता हूँ वो है कॉर्नियल डिजीज़ेस, यानी कि पुतली की बीमारी। उसमें कई बीमारियाँ होती हैं, जैसे केराटोकोनस हो गया या कॉर्निया फेल हो रहा हो तो उसमें कॉर्नियल ग्राफ्ट वगैरह करने के लिए तो ये आते हैं। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेकंड लार्जेस्ट डिजीज़ेज़ हैं वो रेटिना की डिजीज़ेज़ हैं, यानी कि पर्दे की डिजीज़ेज़। पर्दे की डिजीज़ेज़ दो मेन डिजीज़ का बल्क आ रहा है, वो एक डायबिटिक रेटिनोपैथी है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और लॉन्गेविटी जैसे जैसे लोगों की बढ़ रही है तो लॉन्गर दी एसोसिएशन विद डायबिटीज़, उससे उतना ही चांस बढ़ जाता है कि पर्दे के अंदर शुगर का दुष्प्रभाव आता है, और दैट इज़ अ ब्लाइंडिंग डिसऑर्डर। दूसरा पर्दे के अंदर जो होता है उसको हम एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन कहते हैं, यानी कि पर्दा जो है वो हल्के हल्के ख़राब होता जाता है उम्र के करके, जैसे नाम से ही आता है एज रिलेटेड। तो लॉन्गेविटी अगेन बढ़ रही है तो उससे ये एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन बढ़ रही है। तीसरी तरफ पे आप देखें तो आपको काला मोतिया हुआ एक, तो काला मोतिया यानी कि ग्लोकोमा, जैसे कैटरैक्ट को हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं, काला मोतिया होता है जिसके अंदर आई का प्रेशर बढ़ जाता है और उसमें नस सूखती जाती है।
ये बीमारियां होती हैं, आई में इन्फ्लेमेशन, यूवेइटिस वगैरह वैसी चीज़ें होती हैं। कॉर्निया का मैंने जैसे पहले जिक्र किया, कॉर्निया ख़राब हो सकता है, कॉर्नियल अल्सर वगैरह। तो आँख की वेरियस उसके पलकों की बीमारियां आती हैं, ड्रूपिंग लिड्स हो गई जैसे। सर इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बात करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो चश्मे के लिए आती है। तो सबसे पहले हमें बताइए कि जैसे कि हम आँखों की जब हम टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ थोड़ा कम दिख रहा है और मैं टेस्ट के लिए जाती हूँ, तो आज की डेट में जो अच्छी क्लिनिक्स होती हैं वो 4-5 टेस्ट लगातार एक के पीछे एक करती हैं। तो उन टेस्टों के पीछे क्या कारण होता है, मतलब कौन सा टेस्ट किस चीज़ के लिए होता है? कई बार पेशेंट बोलते हैं कि नहीं हमें टेस्ट नहीं कराने, हम तो खाली चश्मे के लिए आए हैं। तो ये वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, आप थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा, और उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है और कॉज क्या है इसके पीछे? सबसे पहले तो ऑकुलर हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि व्यक्ति की हिस्ट्री क्या है, उसको कोई और बीमारियां हैं कि नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होता है उसको हम ये कंप्यूटराइज्ड चश्मे की जांच या ऑटो रिफ्रैक्टर होता है, कॉर्निया का कर्वेचर होता है, वो ज़रूरी होता है देखना। उसके बाद आई का प्रेशर, जिसको मतलब कि अक्सर हम निगलेक्ट करते हैं, बट वो काले मोतिये का लक्षण होता है, तो आई का प्रेशर ज़रूर चेक होना चाहिए। उसके बाद पूरी आई का हम स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि थोड़ा सा मैग्नीफाई करके एक लाइट की बीम डाल के उससे हम चेक करते हैं कि कॉर्निया के फ्रंट के पार्ट्स ठीक है कि नहीं है। और फाइनली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, विच इज़ अगेन दैट इज़ कॉल्ड एज रेटिना एग्जामिनेशन, यानी कि दवाई डाल के पुतली फैलाते हैं या प्यूपिल डायलेट हो जाता है, तो उससे उसके बाद पर्दे की हम जांच करते हैं। उसके बाद इनमें से किसी भी चीज़ में हमें कोई चीज़ अमिस लगे या लगे कि भाई ये ठीक नहीं है, तो उसकी फर्दर डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन के लिए टेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग टेस्ट कराने जाते हैं तो हम ये इस किसी भी संभावना को हम नेगलिफाई करते हैं कि मतलब कि कोई बीमारी शुरू तो नहीं हो रही है, तो हम शुरुआत में ही पकड़ लें और वहीं पे हम उसको करेक्ट करना चाहें। तो कई बार पेशेंट बोलते हैं कि नहीं हमें सारे टेस्ट नहीं कराने हैं, पर करवा लेने चाहिए। ये सारे टेस्ट कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते, जो थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं वो कि डायलेट करने में या पुतली फैलाने में जो समय लगता है उसमें डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट प्यूपिल डायलेट होता है, तो वो आधा घंटा लग सकता है। बट ओवरऑल फॉर अ न्यू पेशेंट कमिंग इन टू गेटिंग ऑल दीज टेस्ट, अगर बहुत ज़्यादा बिजी सेंटर ना हो तो वो ये सारा कुछ विद इन एन आवर ख़त्म हो सकता है। तो सर जैसे कि ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों में आंखों की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, तो अब मान लीजिए कोई नवजात बच्चा है या कुछ महीने का बच्चा है, तो मैंने ऐसा देखा है कई बार रिपोर्ट्स में कि उनमें भी चश्मे की ज़रूरत कई बार पड़ जाती है। तो कैसे डॉक्टर एक आइडेंटिफाई कर पाता है कि इस बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है उस उम्र में, जब बच्चा कुछ बता नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, कैसे पता लगाया जाता है? देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम या इशू है वो ये है कि आई केयर को या आई के स्टेटस को हम बहुत निगलेक्ट करते हैं। जी। मैं ये रूटीनली एग्जांपल देता हूँ। आप बच्चे को घर में एक जिराफ लगाया हुआ है या रूलर लगाया हुआ है, उसकी हाइट मापते रहते हैं, उसका वज़न नापते रहते हैं, मगर कभी उसकी निगाह नापी है? तो ये जो आपने कहा मायोपिया, आज की तारीख में चश्मे की ज़रूरत कोविड के बाद से या नियर वर्क के बाद से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जी। आज की तारीख में फार ईस्ट कंट्रीज़, जैसे आप देखें कि भाई ताइवान, कोरिया, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, इवन चाइना, उसमें 70% लोगों को 60 to 80% ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनको चश्मे की ज़रूरत है। सर मैं अपनी क्लास में भी अगर देखूँ, मेरी क्लास करीब 70 से 80 बच्चों की होती है, तो 50% या मोर देन 50% बच्चे चश्मा लगाए हुए होते हैं। मैंने कई बार काउंट किया, ऐसे ही क्यूरियोसिटी के लिए काउंट करके देखा मैंने। आप कुछ उसमें कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाते होंगे तो आप उनको पता नहीं चलता होगा, मगर आप ये लेके चलिए कि हर साल इंडिया में एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे या एक्चुअली ये पता नहीं एग्जैक्टली चलता, बट हमारे हिसाब से 1 से 2% पॉपुलेशन के चश्मे की ज़रूरत बढ़ती जा रही है एवरी ईयर, क्योंकि हम किताबों में घुसे हुए हैं या मतलब टैबलेट्स में घुसे हुए हैं या फ़ोन में घुसे हुए हैं। ये सारी चीज़ें चश्मे की मायोपिया को इंड्यूस करती हैं, यानी कि चश्मा आपको ज़रूरी होता है। बच्चे की पैदाइश पे, बच्चे का 1 साल पे, when the child goes to school, and then every year the eyes should be tested। उसमें एक तो जैसे मैंने सारे एग्जामिनेशन वो बताया, दवा डाल के हम अगर बच्चा कोऑपरेट ना भी कर रहा हो तो उसके बावजूद हम देख सकते हैं कि उसके सारे पार्ट्स आई के ठीक हैं कि नहीं है और उसको चश्मे की ज़रूरत है कि नहीं है। और बच्चे से ज़्यादा बच्चे की माँ
जी। बाप भी कभी कभी, माँ बाप जो हैं वो ज़्यादा रोने लग पड़ते हैं अगर उनको बताया जाए कि भाई चश्मे की ज़रूरत है बच्चे को, और वो उसको चश्मा लगाना पोस्टपोन कर देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। जी। तो अगर चश्मे की ज़रूरत है तो प्लीज़ चश्मा पहनिए। आप बच्चे को डांटेंगे कि भाई तू स्कूल में तेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है, और ये हो सकता है कि वो पिछली सीट पे बैठता हो और उसको बोर्ड ना दिख रहा हो, लेकिन तो ये वो तो बात पढ़ेगा हुई क्या? बच्चों की जो बता सकते हैं या उनको नहीं नहीं, समझ में ना आ भी रहा है। बता सकते हो तो हम डायलेट करके उनका नंबर पता कर पर ऐसे सकते छोटे हैं। बच्चे हैं, कोई जो बात नहीं, न्यूबॉर्न आप बच्चे हैं, न्यूबॉर्न के बच्चों को भी कर सकते हैं तो जैसे कि रेटिनोस्कोपी। आपके जो जनरली हमारे क्लिनिक होते हैं, जहाँ भी डिलीवरी वाले जो सेंटर्स होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जो है वो न्यूबॉर्न नहीं, बच्चे का आंखें इनिशियली टेस्ट करता है। नंबर देखिए बहुत तेज़ी से आई ग्रो करती है, फर्स्ट ईयर में बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, तो इनिशियली नंबर का वो ऐसी बात नहीं है। इनिशियली जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय आपको ये देखना है कि आई के अंदर कोई मेलफॉर्मेशन तो नहीं है, आई प्रॉपरली फॉर्म्ड है कि नहीं है। उसमें कई बार कंजंक्टिवाइटिस भी होता है, न्यूनेटल प्रेगनेंसी से कंजंक्टिवाइटिस आजकल तो कम हो गया, बट गोनोकोकल वगैरह दोज काइंड ऑफ थिंग्स उससे भी होता था। तो आपको ये देखना है कि बच्चे की आंख ठीक है। आजकल एक और चीज़ है, प्री मेच्योर बच्चे पैदा होते हैं तो उनको ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। वो ऑक्सीजन थेरेपी जो है, अगर वो अनरिस्ट्रिक्टेड या बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन थेरेपी हो तो उससे पर्दे के ऊपर, आँख के पर्दे के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। उसको ROP कहते हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, जो कि ब्लाइंडिंग सिचुएशन हो सकती है। तो वो अगर स्पेसिफिकली अगर आपका 28 वीक और 30-32 वीक या 28 से कम वीक का बच्चा पैदा हो और उसको ऑक्सीजन दी गई हो, तो उसका पर्दे का जांच करना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर ये डिज़ीज़ है टाइम पे रोकी जा सकती है, नहीं तो नहीं आगे रोकी जा सकती। तो शॉर्ट में आपका ये जवाब दूं कि बच्चे की आंख को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसी भी उम्र में चेक कर सकता है। नंबर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है वो भी चेक कर सकते हैं दवाई डालने के बाद, और उसके बाद ऑब्वियसली अगर बच्चा खुद पढ़ रहा हो तो बोर्ड वगैरह पढ़वा सकते हैं। तो बिना बोर्ड पढ़े भी हम उसको बच्चे की आंख चेक कर सकते। बोर्ड भी हैं, ABCD या काखा गा या जो कुछ भी है वो अलग हैं, वो एनिमल फिगर्स भी होते हैं, उसके अंदर चार्ट होते हैं जिसमें हम सिर्फ बच्चे को ये पूछते हैं ये किस तरफ से खुला हुआ है या दोज थिंग्स। सो यू कैन ईजिली गेट द कोऑपरेशन ऑफ इवन अ स्मॉल चाइल्ड टू चेक कि भाई बच्चे को विजन की क्या ज़रूरत है। एक और कंडीशन होती है बच्चों की काफी कॉमन, एक तो है स्क्विंट की समस्या और एक लेजी आई। तो ये किसकी वजह से होती है, क्या इसको रोका जा सकता है? जो स्क्विंट होता है उसका मतलब हुआ भैंगापन। सबसे पहला टेस्ट स्क्विंट में या भैंगेपन में ये देखना होता है कि बच्चे को चश्मे की ज़रूरत तो नहीं है। अगर बच्चे को प्लस का नंबर है या माइनस का नंबर है तो उसके अंदर वो स्क्विंट को एग्रीवेट कर सकता है। लेज़ी आई का ये मतलब है कि दो आंखें जैसे पहिए के ऊपर आप चल रहे हैं तो उनकी सिमेट्री होती है, उसकी इमेज ब्रेन में जाके फ्यूज़ होती है। अगर एक आंख भैंगी हो, मतलब कि बाहर को जा रही है, तो ब्रेन वो दोनों इमेजेस को, या अंदर को जा रही हो आंख तो ब्रेन दोनों इमेजेस को फ्यूज़ नहीं कर सकता। तो वो स्क्विंट करके एक आंख को वो स्टेपनी की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि दो डिसिमिलर इमेजेस जा रही हैं जो फ्यूज़ नहीं हो सकती ब्रेन के अंदर। तो वो जो लेज़ी आई है दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्क्विंट। अगर प्रिडोमिनेंटली एक आंख का बच्चे में स्क्विंट है तो वो लेज़ी हो सकती है। अगर वो स्क्विंट ऑल्टरनेट भी कर सकता है तो नॉर्मली लेज़ी आई नहीं होती। जनरली ऐसे कंडीशन में ब्रेन एक ही आइज को देख रहा होता है। हाँ, दूसरी मैंने वही बोला, इट इज़ लाइक अ स्टेपनी। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर दोनों आंख में चश्मे का नंबर जो है वो बहुत डिसिमिलर है, एक आंख सपोजिंग नॉर्मल है और दूसरी आंख में +5 नंबर है, तो उस केस में इसका जो स्टिमुलस है इस आई का वो ब्रेन में धुंधला जाएगा, इसका नॉर्मल जाएगा, ब्रेन दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो इसको निगलेक्ट करेगा। तो ये आई की विजन ही नहीं डेवलप होती, ये लेज़ी आई हो जाती है, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में एम्ब्लायोपिया कहते हैं। अब ये एज ऑफ प्लास्टिसिटी होती है, यानी कि बच्चे की जो आँख की निगाह बनती है उसकी जो क्षमता होती है वो 5-6 साल तक होती है। अगर उससे पहले ट्रीटमेंट नहीं होता तो ये लेज़ी आई जो है परमानेंट हो जाती है, देन यू कैन नॉट रिवर्स इट। सो इफ़ अ चाइल्ड हैज़ अ स्क्विंट और अगर बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है और माँ बाप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर एक तरह से आई वुड से इट्स अ क्रिमिनल एक्ट और इट्स अ पाप कर रहे हैं आप, कि
आपने उस बच्चे को एक आंख के ऊपर छोड़ दिया और उससे वो फ्यूचर में डेप्थ ऑफ परसेप्शन, बिनोकुलरिटी, एंड देयर आर सेवरल जॉब्स फॉर विच यू कैन नॉट इवन अप्लाई इफ़ यू हैव ओनली वन वर्किंग आई। देखने में आकार में बिल्कुल सही लगेगी मगर वो उसकी विजन ही पूरी तरह डेवलप नहीं हुई। तो बेसिकली एक तो हम रेगुलरली आंख चेक कराएं और इस पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर दें कि बच्चे के आंख में नंबर है, और दूसरा अगर बच्चा स्क्विंट दिखता है तो उस कंडीशन में हम जरूर इस टेस्ट के लिए जाएं और इसको हम किसी हद तक रोक सकते हैं अगर 5 साल से नहीं रोक बिल्कुल सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। यू कैन स्टिमुलेट दी लेजी आई। कुछ स्टेट्स में अनफॉर्चुनेटली भैंगेपन को एक गुड ओमन समझा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई छोड़ दीजिए इसको, मतलब वो बहुत अच्छी बात है कि भाई, मगर आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि दोनों आँखों को जो नेचर ने बनाया है या खुदा ने बनाया है वो बिनोकुलरिटी, आप डेप्थ परसेप्शन, आप एक आंख बंद करिए और पढ़ने की कोशिश करिए या दोनों आंख से देखिए तो डेप्थ परसेप्शन जो है, स्टीरियोप्सिस बोलते हैं, वो चीज़ आप सिंगल आई से नहीं कर सकते। तो सर जैसे कि हम लोग, आप भी चश्मा नहीं पहने हुए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अपने आई साइट में करेक्शन कराया हुआ है या कॉन्टेक्ट लेंस पहना हुआ है, और हमारे जो दर्शक हैं क्या वो चश्मा पहनने से बच सकते हैं? देखिए, चश्मा पहनने से बचने के लिए कई चीज़ें हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि नंबर ऑफ आवर्स दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन दीज टैबलेट्स एंड नियर विजन गैजेट्स, ये सारे के सारे विदाउट डाउट इट हैज़ बीन प्रूवन कि ये माइनस का नंबर इंड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, आज ही अगर देखें, आपके नोएडा के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ये बोला है कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करने की अपना नोएडा के अथॉरिटीज़ को बोला है स्कूल में कि बच्चों को इससे ज़्यादा टैबलेट वगैरह में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, सनलाइट का एक्सपोजर नहीं हो रहा। आज की तारीख में हम सब चीज़ें जो हैं वो हम सिमट के कमरे के अंदर रह गए हैं, इसी में बैठ के करते हैं जो भी करते हैं। हाँ, तो वो जो प्रॉब्लम है, आउटडोर गेम्स नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा उसके अंदर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ एंड कंट्रोल ऑफ मायोपिया। सिंगापुर गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर चिल्ड्रन टू हैव 1 hour ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़ इन स्कूल। तो वो ये चीज़ें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपको मैंगो वगैरह हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, ये सारी चीज़ों का अगर प्रॉपर डोजेस में, या मतलब बेसिकली अगर वो आप वैसी अच्छी फूड लेते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर दी हेल्थ ऑफ द आई। अब इतना नहीं है मगर हिंदुस्तान में पहले विटामिन ए डेफिशिएंसी होती थी, वो हमारा पोषण वगैरह मतलब अक्रॉस द बोर्ड बढ़ गया है या इम्प्रूव हो गया है, वरना आंख पिघल जाती थी, कॉर्निया जिसको केरेटोमिलेशिया कहते हैं। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी वो नहीं होनी चाहिए। आपने कॉमिक्स वगैरह में पोपी वगैरह देखा है कि स्पिनिच खा रहे हैं या कैरेट खा रहे हैं, तो वो सही बात है, सच्ची बात है। तो सन का एक्सपोजर हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह इसके बारे में बात करी है, विटामिन ए हो गया, और ये जो नियर विजन वगैरह के लिए आप एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को अगर आप इसका जो यूज़ है वो लिमिटेड करें तो हो सकता है आपको चश्मा लगने से आप बच सकते हैं। हेरिडिटरी प्लेज अ वेरी बिग रोल। इट इज़, अगर आपके माँ बाप को माइनस का चश्मा है तो बच्चों को आगे माइनस का चश्मा होने की है। बाकी आज की तारीख में कोई मायोपिया को कंट्रोल करने के लिए पहले कुछ नहीं होता था, बट पिछले दशक में 2 तरह की चीज़ें आ गई हैं। एक है बहुत पुरानी दवाई है जिसको हम एट्रोपिन कहते हैं। तो एट्रोपिन नॉर्मली 1% यूज़ होती थी, मगर ये 0.01% से लेके 0.05% के ड्रॉप्स अब अवेलेबल हैं, जो कि छोटे बच्चों को अगर माइनस का नंबर हो तो रात को सोते टाइम एक टाइम डालनी है, मगर दिस हैज़ टू बी डन बाय द डॉक्टर। ओके, इससे क्या होता है, आँख दूर के लिए बनी है जी। आप पास में देखते हैं तो आँख में कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? आँख के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उससे आपका जो लेंस है उसका कर्वेचर चेंज होता है, वो अकोमोडेट करता है, उससे व्यक्ति पढ़ सकता है। ये अगर कॉन्स्टेंटली इस चीज़ का स्ट्रेन हो तो वो आई को स्टिमुलेट करता है बड़ा होने के लिए, उससे मायोपिया आता है। तो एट्रोपिन जो है वो एट्रोपिन उसको रिलैक्स करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा डोज डालेंगे तो पुतली फैल जाएगी, आपको लाइट में दिक्कत होगी वगैरह। तो इट्स अ वेरी लो डोज एट्रोपिन विच इज़
वेरी चीप मेडिसिन 100-200 रुपए की आती है, जी। वो रात को सोते टाइम हम देते हैं। तो ये एक चीज़ हुई। दूसरा जो आया है वो मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस या लेंसेज आ गए हैं, जो आपके लेंस लगते हैं ना, मतलब कॉन्टेक्ट लेंस। नो लेंस, नॉर्मल लेंस, मतलब जो चश्मे के लेंस हैं। अच्छा अच्छा। तो इसके अंदर जो लाइट सीधी आ रही है, आपके पर्दे को, सेंटर को स्टिमुलेट कर रही है, पर्दे के साइड को नहीं स्टिमुलेट करती, एजेस ऑफ द रेटिना वगैरह। दैट इटसेल्फ इज बीन शोन के इफ यू स्टिमुलेट द साइड ऑफ द रेटिना, द पेरिफेरी ऑफ द रेटिना, देन दैट ऑल्सो रिटार्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ पर मायोपिया। अल्टीमेटली आप चश्मा तो आप पहने ही उसके लिए वो फिर। कोई बात नहीं, चश्मा आप पहने, मगर चश्मा देखिए 2 नंबर का बच्चे को -2 का लगा है, वो बढ़ के -10 हो रहा है। जी तो अगर आपने उसको रोकना है तो ये 2 चीजें आ गई हैं जी। जो पहले नहीं थी। तो ये तो मायोपिया इसको चश्मे कंट्रोल इसको लेंसेज, लेंस को क्या कहते हैं जो आपने नया बताया ये? मायोपिया कंट्रोल लेंसेज कहते हैं, हॉल्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब 3-4 कंपनी, निकॉन हो गई, एसिलॉर हो गई, मतलब ऑल ऑफ देम आर मेकिंग दिस। दैट इज, इसमें लेंसलेट अरे होते हैं जो कि पेरिफेरी ऑफ द रेटिना को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये हिंदुस्तान में तो बहुत महंगे नहीं है, 18-20 हज़ार रुपए के हैं। अमेरिका में 1.5-2 लाख रुपए के मिलते तो हैं बेसिकली लेंसेज। अगर आपके बच्चे का नंबर काफी हाई है माइनस में और बचपन में हाई ही, ना से ही अगर प्रोग्रेस कर रहा है, हाँ हाँ, तो आप उसको किसी हद रोक तक कंट्रोल सकते कर हैं। सकते हाँ, हैं। उतारने चश्मा तो के उसको लिए- लगाना ही है, तो व्हाई नॉट दिस। ओके, सो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप चश्मा लगाना है। जी 12-14 साल से बड़ा हो बच्चा तो उसको कॉन्टेक्ट लेंस लगा सकते हैं, जी। और 18-20 साल से बड़ा हो बच्चा तो उसका लेजर विजन करेक्शन कर सकते हैं, जिससे तो हम चश्मा ये लेजर उतर विजन सकता पे है। हम लोग आने वाले हैं जी। अभी। तो मैंने आपसे यही पूछा था कि क्या हम जो हमारे दर्शक हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि चश्मा हम ना पहने, तो हम चश्मा किसी को लग गया है तो हम लेजर आई करेक्शन से कैसे हम चश्मा उतार सकते हैं, कितना सेफ है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, लेजर विजन करेक्शन अगेन उसमें हिंदुस्तानी का हाथ है। श्रीनिवासन थे जो, मतलब देखिए कहाँ की कहाँ चीज़ें डेवलप होती हैं। कंप्यूटर जो चिप्स होती हैं उसको एच करने के लिए, जी उसको महीनता से एच करने के लिए एक लेज़र बना था जिसका नाम था एक्साइमर लेज़र। वो एक्साइमर लेज़र को श्रीनिवासन और फिर ट्रोकल ने, उन्होंने यूज़ किया कॉर्निया पे, पुतली पे। तो उससे वो कॉर्निया को शेव ऑफ कर सकते हैं विदाउट लीविंग अ स्कार। तो आप कॉर्निया को शेव ऑफ करते हैं तो क्या होता है, जो पुतली होती है सामने से वो ऐसे कर्व्ड होती है, आपने उसमें से थोड़ा सा टिश्यू निकाल दिया तो वो फ्लैट होगी। तो उससे क्या हुआ, उसकी पावर कम हो गई। जितनी चीज़ कर्व्ड होती है उतनी उसकी पावर होती है, वो पावर कम हो गई। अगर आपको प्लस के नंबर को हटाना है तो उसको साइड से हमने बर्न किया तो वो ज़्यादा स्टीप हो गया। और अगर सिलेंड्रिकल पावर है तो उसको मतलब सर्कल में नहीं एब्लेट किया, उसको ओवल तरीके में एब्लेट किया तो उससे सिलेंड्रिकल पावर हट गई। तो ये जो टेक्निक है, दिस केम बैक वे बैक इन दी 80s। सो 40-50 साल हो गए हैं इस टेक्निक को, और ये इम्प्रूव करती रही है। सो बेसिकली हम लोग लेजर टेक्निक से हम लोग कॉर्निया के जो शेप को हम मॉडिफाई करते हैं, परमानेंटली ऑल्टर कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर हमने परमानेंटली ऑल्टर कर दिया तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि उसके बावजूद 40 के बाद चश्मा पहनना ही पड़ता है। वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले लेट अस टॉक ऑफ पीपल बिटवीन से 18 to 40 और 45 व्हाटएवर, मतलब जो ये जो आप कह रहे हैं कि चश्मा पढ़ने के लिए पहनना पड़ता है, दैट इज़ अनदर रिफ्रैक्टिव एरर जिसको हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। ओके, तो आप ये छोटे एज वालों का कॉर्निया को परमानेंटली ऑल्टर कर लिया, उससे आप माइनस का नंबर उतार सकते हैं, उससे आप प्लस का नंबर उतार सकते हैं, उससे आप सिलेंड्रिकल उतार सकते हैं। बस इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं। आप कॉर्निया को बर्न नहीं करते जा सकते। ये नहीं है कि भाई मेरा 18 नंबर है, 20 नंबर है, मैं उसको बर्न करता रहूँ, वो कॉर्निया की क्षमता नहीं है। यू हैव टू लीव बिहाइंड सम कॉर्निया। उसके लिए एक और टेक्निक है जिसको हम इम्प्लांटेबल कॉलेमर लेंस कहते हैं, जिसमें हम ओरिजिनल लेंस जो इंसान का होता है उसको निकालते नहीं है, बट उसके ऊपर एक और लेंस डाल देते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट लेंस तो आप कॉर्निया पे लगा के सुबह डाल के शाम को निकालते हैं, इसमें ये लेंस जो है आप आई के अंदर परमानेंटली प्लेस कर सकते हैं। इट्स अ रिवर्सिबल थिंग, द डॉक्टर कैन टेक इट आउट सर्जिकली, बट दिस इज़ अ लेंस विच कैन ट्रीट अगेन माइनस सिलेंड्रिकल एंड प्लस पावर। तो ये इम्प्लांटेबल लेंस है, और हम इन दोनों टेक्निक्स को जोड़ भी सकते हैं। तो अगर मेरा पास, जैसे मैंने हाईएस्ट कोई नंबर ट्रीट किया तो 28 नंबर, -28 ट्रीट किया है, तो वो -28 के अंदर हमने उसका
18 से 20 नंबर के करीब ये इम्प्लांटेबल लेंस से किया और उसके ऊपर लेसिक किया, यानी कि लेज़र विजन करेक्शन। तो वी कैन कंबाइन दीज टेक्निक्स एंड वी कैन रिमूव द ग्लासेस। तो ये तो रहा आपका जो जिसके अंदर बच्चों के अंदर या यंगर एज के अंदर, मैं कहूँगा अडल्ट्स में हम ये परमानेंटली ऑल्टर करके हटा सकते हैं। और ये फॉर लाइफ लॉन्ग? दिस नॉर्मली इज़ स्टेबल। कुछ थोड़ी बहुत रिग्रेशन हो सकती है विमेन के अंदर, स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस करके भी कुछ रिग्रेशन हो सकती है, मगर ये रिग्रेशन को भी आप रीट्रीट या एनहांस कर सकते हैं अगर होती है तो। अब बात आई 40-45 के बाद। जो मैंने आपको बोला, आँख के अंदर एक लेंस होता है जिसको हम अकोमोडेट कर सकते हैं, लचीला होता है, इलास्टिक होता है। तो एज यू एज द इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस गोज डाउन, तो उसके करके हम व्यक्ति नज़दीक और दूर के लिए उसको अकोमोडेट नहीं कर सकता। तो इसलिए नज़दीक का नंबर अलग होता है दूर से। तो वो नज़दीक का नंबर जो है वो प्लस का नंबर है। तो इसको भी करेक्ट करने के लिए अब प्रेसबायोपिया करेक्टिंग लैसिक लेज़र आ गया है, जिसको हम प्रेस्बीमैक्स कहते हैं। उसमें हम एक आंख को, जो डोमिनेंट आई होती है, जैसे आदमी शूट करता है तो कौन सी आई को यूज़ करता है या जो कुछ भी है, तो जैसे राइट आई डोमिनेंट और लेफ्ट आई है, तो राइट आई अगर आपकी डोमिनेंट है तो राइट आई को हम डिस्टेंस के लिए फिक्स करेंगे। लेफ्ट आई में थोड़ा सा नंबर छोड़ेंगे, -1 के करीब, जो कि नज़दीक के लिए हेल्प करेगा। प्लस दोनों आंख में हम थोड़ी मल्टीफोकैलिटी कॉर्निया में इंट्यूस कर देते हैं कि कॉर्निया के सेंटर के पोर्शन में थोड़ा सा कर्वेचर को ऑल्टर कर देते हैं, बम्प दे देते हैं। उससे व्यक्ति की डेप्थ ऑफ फोकस बढ़ जाती है। तो 1 आई डिस्टेंस, 1 आई स्लाइटली फॉर नियर, इन एडिशन बम्प द सेंटर ऑफ द कॉर्निया टू गिव इट अ स्लाइट depth, increase in depth of focus that can take care of presbyopia also. So now you can even have laser vision correction for correcting the requirement of glasses for people who would be maybe over 45 years of age. So it's like customized thing that it's going to be different for every person according to the Oh, sure enough. According to the requirement and according to what वो patient उसको tolerate कर रहा है, कितना नंबर तो छोड़ जैसे सकता है। कि जो लेजिक सर्जरी है हमारी, क्या ये कोई भी इंसान करा सकता है या कुछ इसकी भी कहेंगे कि पात्रता है कि यही करा सकता है और ये नहीं करा सकता है? इसमें काफ़ी डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना पड़ता है। जो आई का कॉर्निया है, क्योंकि हम कॉर्निया के ऊपर ट्रीट कर रहे हैं, तो उसकी पर्टिकुलर थिकनेस ऑफ कर्वेचर होती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कर्वेचर ऑल्टर्ड होता है कॉर्निया का, जैसे केराटोकोनस का मैंने जिक्र किया था। वैसे केसेस टोटली अनफिट होते हैं लेसिक के लिए। मगर अगर कॉर्निया थिन है या नंबर हाई है तो उस केस में हम ICL की तरफ चले जाते हैं, जिसमें कि हम लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। तो तरीके कई हैं, मगर टोटल एग्जामिनेशन होना चाहिए। और लेज़र करने से पहले पर्दे की जांच बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि माइनस के लोग जो होते हैं उनको पर्दे की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। रेटिनल अटैचमेंट हो सकती है, पर्दा उखड़ सकता है, रेटिनल टीयर वगैरह होते हैं। अगर वैसी कोई प्री एग्जिस्टिंग वीकनेस है रेटिना की, तो उसको पहले ट्रीट करना होता है, उसके बाद हम लेज़र रेटिना को किसी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर वहाँ प्रॉब्लम पहले से है तो? हाँ जी। वैसे भी वो नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, वो खैर आई वोंट से कि भाई वो नुकसान पहुंचाती है, बट वो एक स्क्रीनिंग के तौर पे होता है कि भाई उसको हमको पहले ट्रीट करना है। लेज़र में थोड़ा सा सक्शन प्रेशर लगता है, तो उस केस में थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है पर्दे के ऊपर। बट लॉन्ग टर्म स्टडीज़ एंड सेवरल क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हैव शोन कि इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट वैसे भी अगर आपको रेटिना में वीक स्पॉट्स हैं तो उसको हमको, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, उसको हम लेज़र करके, दूसरा पर्दे का लेज़र करके उसको हम स्टेबल कर सकते हैं। तो एक हमने टर्म यूज़ करी फेको एमल्सिफिकेशन, जो आपने कहा कि काला मोतियाबिंद। नहीं, फेको एमल्सिफिकेशन जो है सफ़ेद मोतिया के लिए होता है। हाँ जी। तो ये क्या प्रोसीजर है ये, और कैसे ये ठीक करता है सफ़ेद मोतियाबिंद को? जनरली लेंस का रिप्लेसमेंट करते हैं ऐसी कंडीशन में, पर इसको हम बिना लेंस के रिप्लेसमेंट के बाद भी की वजह भी ठीक कर सकते हैं, मतलब इस कंडीशन में। जो फेको एमल्सिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, तो ये अगर आँख का क्रॉस सेक्शन है, इसमें जो लाइट है ये सामने कॉर्निया से जाके, प्यूपिल से जाके, जो लेंस होता है वो क्लियर होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये लेंस इधर पड़ा होता है, ठीक है। अब अगर ये जो लेंस जो कि क्लियर है,
वो उम्र के साथ जैसे आपके बाल सफ़ेद होते हैं वैसे वो लेंस जो है वो सफ़ेद पड़ जाता है। तो अगर ये क्लियर लेंस की जगह ये सफ़ेद होके यहाँ पड़ जाएगा तो लाइट इसके थ्रू नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये लेंस को हमें निकालना होगा, और ये लेंस को निकालने के बाद इस प्रकार का ये इंट्राओकुलर लेंस होता है। ये जैसे दिख रहे हैं, इसकी टांगें होती हैं जैसे जो ब्लैक में दिख रहा है, और सेंटर में लेंस होता है। तो ये लेंस को हम सेम जगह पे जहाँ से कैटरेक्ट को निकाला गया है या सफ़ेद लेंस को निकाला गया है वहाँ पे हम ये लेंस को डाल देते हैं। तो ये कैटरेक्ट सर्जरी का आज की तारीख में जो प्रोसीजर है वो होता है। अब ओवर टाइम कैटरेक्ट सर्जरी विजन रेस्टोरेशन के साथ साथ रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो गई है, यानी कि चश्मा भी हम उसके साथ उतार सकते हैं। तो विजन तो रिस्टोर कर रहे हैं बट साथ साथ उसकी चश्मे की रिक्वायरमेंट भी ख़त्म कर रहे हैं। वो कैसे होता है? जो एक तो अगर चीरा बड़ा होगा तो इतना बड़ा लेंस को हमें निकालने के लिए हमको बड़ा चीरा लगाना पड़ेगा जो कि आधे कॉर्निया को कवर करता था। तो उसमें टांके लगते थे, तो उसमें सिलेंड्रिकल पावर आ जाती थी, या उसमें जो कॉर्निया को मतलब जो सिमेट्राइजेशन है वैसे नहीं होती। अगर आप ये इंसिजन को श्रिंक कर दें तो आपका जो कर्वेचरल चेंजेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो फेको का मतलब लेंस होता है, इमल्सिफिकेशन का जैसे मिक्सी में इमल्सिफाई करते हैं या किसी चीज़ को आप चूरा चूरा करके उसको कर देते हैं। तो फेको में एक हॉलो टाइटेनियम नीडल जाती है आँख में 2.2 मिलीमीटर के चीरे से, उसको ये लेंस को इट इज़ मूविंग एट द स्पीड ऑफ साउंड, इट इज़ पल्वराइजिंग दिस कैटरैक्ट एंड सिमल्टेनियसली इट सक्स इट आउट। तो आप कैटरैक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में चूरा करके उसको सिमल्टेनियसली सक आउट कर रहे हैं। तो यू आर एबल टू ब्रेक दिस एंड सक इट आउट थ्रू अ 2 मिलीमीटर इंसिजन और 2.2 मिलीमीटर। हमारा नेचुरल लेंस है, उसी को हम क्लीन कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, उसको तोड़ के चुकड़ा चूर करके उसको इमल्सिफाई करके निकाल रहे हैं, या लेंस के अंदर जो पदार्थ है उसको निकाल रहे हैं। उसका लेंस का सिर्फ हम कैप्सूल छोड़ते हैं, जो छिलका होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल परत छोड़ दी उसकी, अंदर से जो भी है उसको निकाल दिया और सेम उसी जगह पे ये आर्टिफिशियल लेंस को अंदर डाल दिया। तो ये जो लेंसेज हैं अब ये फोल्डेबल लेंसेज हैं सब, इसको हम फोल्ड करके छोटे से इंजेक्टर से उसी 2 मिलीमीटर की इंसिजन से आंख के अंदर डाल सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है कैटरैक्ट निकाला, उसकी जगह नया कृत्रिम आर्टिफिशियल लेंस निकाला। अब मैंने बोला कि ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी होगी। रिफ्रैक्टिव सर्जरी कैसे हुई? बहुत सोफिस्टिकेटेड बायोमीटर्स वगैरह आ गए हैं और नोमोग्राम्स बन गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। तो उसमें हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की आंख में कौन सा लेंस का नंबर, जैसे चश्मे में तो आप ऊपर डाल के दिखा सकते हैं भाई इससे छाप दिख रहा है या इससे हो सकता है, लेंस को आप बार बार डाल के निकाल नहीं सकते। तो लेंस की हम पहले पावर कैलकुलेट कर लेते हैं और उसमें एक्यूरेसी बहुत बढ़िया हो गई है। तो आई की लेंथ, कॉर्निया का कर्वेचर, कहाँ पे लेंस स्टेबल होगा, किस जगह पे होगा, वो सारे पैरामीटर्स को लेके नोमोग्राम के ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कि लेंस की पावर क्या होगी। तो यदि आपकी सटीकता से लेंस की पावर हो गई तो आपने लेंस डाल दिया तो चश्मा उतर जाएगा। अब ये जो लेंस होता है ये फिक्स्ड पावर का होता है, ये लचीला नहीं होता। कोशिश हो रही है कि लचीले लेंस बन जाएं जिसकी पावर अकोमोडेट हो सके, बट इट्स नॉट स्टिल वेरी एक्यूरेट और हैज़ नॉट गॉट टू मच ऑफ सक्सेस। इस केस में हमने जो नेचुरल हमारा जो लेंस था उसको हमने वहाँ पे कवरिंग को छोड़ दिया, उसकी कोई इंपॉर्टेंस है या हम उसको पूरा निकाल सकते थे बजाय हम? कवरिंग को छोड़ना ज़रूरी होता है क्योंकि वो जैसे एक लिफाफा है उसके अंदर ही वहीं पे लेंस सेट करता है। सो दैट इज़ द सपोर्ट फॉर द आर्टिफिशियल लेंस, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब जो लेंसेज हैं वो आपके पास ट्राईफोकल लेंसेज आ गए हैं या एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज आ गए। जैसे चश्मा लगता है, प्रोग्रेसिव चश्मा लगता है जिसमें कि ऊपर से नीचे तक पावर चेंज होती है, वैसे ही उसी प्रकार के ट्राईफोकल लेंस हो गए हैं जिसमें कि व्यक्ति के 3 फोकस लेंस बन जाएंगे, 3 फोकल पॉइंट बन जाएंगे उसी लेंस में। तो वो लेंस आपको नज़दीक और दूर दोनों के लिए काम करेगा और इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए भी काम करेगा। ऑन टॉप ऑफ इट अगर आपको सिलेंड्रिकल पावर है तो टॉरिक लेंस आ गए हैं।
यानी कि आप व्यक्ति का सिलेंड्रिकल पावर भी करेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये अब रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो गई है, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ विजन लेंसेज। दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज़ बीन वर्कड अपॉन बाय साइंटिस्ट। अभी परफेक्ट लेंस आई कैन से इज अबाउट टू कम और इट इज़ समवॉट देयर, बट आप कैटरैक्ट सर्जरी के बाद व्यक्ति को एक ऑप्शन दे सकते हैं कि ज़िंदगी भर उसने चश्मा लगाया है तो हम इस प्रकार का लेंस डाल देंगे कि आपका कैटरैक्ट सर्जरी के साथ साथ 1.2 का चश्मा भी साथ में उतर सकता है। जी, तो बहुत मतलब एआई को यूज़ करने के बाद ही काफ़ी प्रिसाइज और बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरीज अब पॉसिबल हो गई हैं आईज की। जी, तो जैसे कि अब हम थोड़ा बात करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस की। तो जनरली अगर जो चश्मा नहीं लगाना चाहता है तो वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना चाहता है, तो कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ करना कितना सुरक्षित है, कितना सेफ़ है, और इस लेंसेज को यूज़ करते हुए क्या प्रिकॉशंस हमको लेनी चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कॉन्टैक्ट लेंस इज़ अ मेडिकल डिवाइस। ये आपकी आंख के कॉर्निया के साथ बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है और इसके साथ कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो ये नहीं है कि मैं जाके बाज़ार से कमीज़ खरीद रहा हूँ या जूता खरीद रहा हूँ कि भाई उठा लिया या जो कुछ भी है। इसको कॉन्टैक्ट लेंस की हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस से आप एलर्जीज़ कॉज हो सकती हैं, क्योंकि इट इज़ अ फॉरेन बॉडी इन द आई। तो वेयरिंग टाइम जितना कम हो उतना बेटर है। जितना लेस टाइम के लिए कॉन्टैक्ट लेंस मतलब कि जैसे मंथली या ईयरली लेंस हैं वो बनिस्बत डेली डिस्पोजेबल लेंस, उसमें डेली डिस्पोजेबल या वीकली डिस्पोजेबल जो होते हैं वो बेटर होते हैं, क्योंकि उसमें एलर्जीज़ होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा जो होता है, कॉन्टैक्ट लेंस के आसपास बायोफिल्म बन जाती है जो आपके टीयर्स वगैरह हैं। सो दिस बायोफिल्म कैन अट्रैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इससे कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस्ड इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस को मैकेनिकली क्लीन नहीं कर रहे, सोल्यूशन के साथ उसको क्लीन नहीं कर रहे, तो इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाइजीन ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस, वॉशिंग इट, मैकेनिकल क्लीनिंग, सोल्यूशन यूज़ वगैरह वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसको डिस्पोज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई यू शुड नॉट बी यूजिंग इट लॉन्गर देन इट इज़ सपोज टू बी यूज्ड। कुछ ऐसी भी जो है वो डिसीज कंडीशन है, सिचुएशंस हैं जहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस का पहनना ज़रूरी हो जाता है, कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं? कॉन्टैक्ट लेंस का पहनना ज़रूरी होता है इर्रेगुलर कॉर्नियाज में। कॉर्निया अगर आपका इरेगुलर है, कॉर्निया मतलब जो बाहर की लेयर है, जो ट्रांसपेरेंट है, ये जो आपको ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट लेयर, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। इसको कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया जैसे ये रेगुलर है, अगर वो उबड़ खाबड़ है कुछ डिजीजेज में जैसे केरेटोकोनस वगैरह में होता है, तो चश्मा आपका कहाँ लगता है? चश्मा आपका लगता है कॉर्निया के आगे। वो लाइट को करके फोकस करके यहाँ भेजता है, मगर ये आगे टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो लाइट कभी पर्दे के ऊपर एक पॉइंट फोकस पे नहीं आएगी। तो इस केसेस के अंदर अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं, वो भी लचीला नहीं, सॉफ्ट लेंस नहीं काम करता इसमें, सेमी सॉफ्ट लेंस काम करते हैं, मिनी स्क्लेरल लेंस काम करते हैं, जो कि ये फ्रंट सरफेस को पूरा कवर कर देता है और दिस बिकम्स द फ्रंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि यहाँ से लाइट अब रिफ्रैक्ट हो रही है। वैसे केसेस में कॉन्टैक्ट लेंस हैव एन ऑप्टिकल इंडिकेशन। बाकी कुछ लोगों के जैसे प्यूपल में चोट लग गई या उनका प्यूपल बड़ा हो गया है या ट्रॉमा करके आइरिस कट गया, तो उस केस में कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस भी लगा सकते हैं, जो कि बाहर से पिगमेंटेड होते हैं मगर सेंटर से सिर्फ विजन होती है। तो उस प्रकार के कॉन्टैक्ट लेंसेज भी यूज़ होते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस की थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस भी हैं। कुछ कॉर्निया के अंदर अगर एब्रेजन हो गई हो, खुरच गया हो कॉर्निया आपका, तो उसको बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। वी पुट अ कॉन्टैक्ट लेंस, तो जैसे आप स्प्लिंट बांध देते हैं तो पलक आपकी कॉर्निया पे मूव करती रहती है, तो वो उसको हील नहीं करने देती जहाँ पे एब्रेजन हो गया या डिफेक्ट हो गया। तो इफ़ यू पुट अ कॉन्टैक्ट लेंस विच वर्क्स लाइक अ बैंडेज और लाइक अ स्प्लिंट, so that can also be used. So there are therapeutic uses also of contact lens. You मेरे can से एक नई जानकारी है दर्शकों के लिए, ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया इस चीज़ को, कि कॉन्टैक्ट लेंस सिर्फ कॉस्मेटिक ही नहीं होते, सिर्फ करेक्टिंग ही नहीं होते, थेरेपेटिक भी हो सकते हैं। थेरेप्यूटिक भी हो सकते हैं, उसको आप सोक कर सकते हैं इन एंटीबायोटिक्स एटसेट्रा फॉर बेटर ड्रग डिलीवरी। एंड इवन नाउ कॉन्टैक्ट लेंसेज, देयर इज वर्क गोइंग ऑन to use a contact lens to measure your blood sugar.
ओके, तो कॉन्टैक्ट लेंस आप Biosensor लगाइए तो उससे आप सेंसर से यू कैन फाइंड आउट दी मतलब द शुगर लेवल इन योर सो बॉडी। इवन डायग्नोस्टिक्स के लिए भी इस्तेमाल हो यस। सकता है कॉन्टैक्ट लेंस, हाँ। ये भी एक नई जानकारी हाँ। है हमारे लिए। अब हमें थोड़ा बताइए कि हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कौन कौन सी ऐसी डिसीजेज हैं जो आंखों को प्रभावित कर रही है, जैसे कि आज देश में काफ़ी हम ड्राई आईज बहुत ज़्यादा रहती है हम लोगों को, यूज़ ऑफ डिजिटल जो हमारे गैजेट्स हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ को ऑलरेडी रेफ़र कर चुका हूँ, ये जो डिजिटल गैजेट्स वगैरह हैं इससे माइनस का नंबर बढ़ रहा है। उसको एक साइड पे छोड़ें, उसके बगैर जो जो डिजिटल गैजेट्स हैं उससे शाम तक आपकी आंखें थक जाती हैं, स्ट्रेन होता है, इसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। आंखें लाल होती हैं, थकान होती है और यू आर वांटिंग दे बिकम स्क्रैची एट्सेट्रा। एक उसमें चीज़ और होती है कि आई मूव कर रही होती है जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उससे स्ट्रेन होता है। दूसरा, आपका जो ब्लिंक है, जो आप नॉर्मल ब्लिंक कर रहे हैं वो पार्शल रह जाता है, तो यू आर डूइंग अ पार्शियल ब्लिंकिंग, तो जो टीयर रीसर्फेसिंग होती है वो नहीं होती है, तो उसके करके ड्राइनेस का प्रभाव होता है। तो इसके लिए सिंपल 20-20-20 रूल हम कहते हैं कि 20 मिनट के बाद आप 20 सेकंड के लिए कम से कम रेस्ट करिए और दूर देखिए और 20 ब्लिंक लीजिए। So that can help in some form of reader. You can use lubricating eye drops which are available off the counter also. तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ड्राई आई, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम और थकान, हेडेक, एक पोस्चर नॉट रिलेटेड टू दी आई बट वैसे भी पोस्चर के करके आपको उससे भी पेन वगैरह हो सकती है। उसके बाद जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट करके हो रहा है वो ये हो रहा है कि पॉल्यूटेंट्स जो आपके पार्टिकुलेट मैटर, पीएमआई वगैरह की हम बात करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं ये टीयर फिल्म को अनस्टेबल कर रहा है, ये टीयर फिल्म को ब्रेक करता है और इससे आपको अगेन ड्राई आई बहुत बढ़ रही है। मतलब द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर कमिंग विद ड्राई आई आर सिग्निफिकेंटली मोर। इन एडिशन दिस इन इटसेल्फ कैन कॉज एलर्जीज। जैसे आमतौर पे आंख, अगेन मैं बोलता हूँ निगलेक्टेड चीज़ होती है, मगर आप जब कभी ये पॉल्यूशन होती है तो आप बात अस्थमा की करते हैं कि भाई सांस दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है एट्सेट्रा, मगर आई भी तो एक्सपोज्ड है। तो एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द आई गेट्स लॉट ऑफ एलर्जीज, तो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस वगैरह ये बहुत बढ़ रहे हैं। और इन्वायरमेंट करके अभी जैसे कल परसों एक्लिप्स हुआ है, वैसी चीज़ें मतलब अगर आप नेचर से लेके जाएं तो इफ़ यू सी द एक्लिप्स विद अ नेकेड आई यू कैन कॉज सोलर रेटिनाइटिस और सोलर बर्न। सो देयर आर lot of things that have happened, but dry eye, allergies, digital strain, increase in myopia, these are the main things that are happening. तो इसके अलावा जैसे भी आपने डिस्कस बताया था कि डायबिटिक न्यूरोपैथी तो है ही है, रेटिनोपैथी तो है ही है, और इसके अलावा कई बार कैंसर, ट्यूबरस चीज़ें भी होती है जो आइज़ में हो जाती हैं, ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कैंसर जो है वो ज़्यादातर जो सबसे कॉमन होता है उसको हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, वो बच्चों में होता है। And we have now a lot of treatments wherein not only lives can be saved but even vision can be saved. अब हमारे सेंटर में और हमारे डॉक्टर्स ने इंडिजिनसली बार्क के साथ, बाबा एटॉमिक रिसर्च के साथ रुथेनियम प्लाक बनाए हैं, यानी कि छोटे से प्लाक हैं जो रेडियो एक्टिव करके उसको हम जहाँ पे ट्यूमर है वहाँ पे आँख पे लगा देते हैं। So that will shrink the tumor. So this used to be radiotherapy kind of. It is a radiotherapy, but localized radiotherapy. So what used to cost 12 lakh rupees today cost 55,000 rupees for this plaque. So this is indigenous. It is very effective. Chemotherapies are there, laser therapies are there. So cancers of the eye are there, both with old age and in young children. राइट, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने हमको दी कि आइज़ के कैंसर भी ठीक किए जा सकते हैं और वो भी उससे पैचेस अवेलेबल हैं। ओके, तो सर आप हमें बताइए थोड़ा सा कि हम लोग क्या ग्लूकोमा से भी बच सकते हैं, कोई इसका इलाज है क्या, यानी कि काला मोतियाबिंद के बारे में? जो काला मोतिया या ग्लूकोमा होता है उसमें फंडामेंटली आपके आँख का जो प्रेशर होता है, आँख में पानी बनता है, एक्वस बोलते हैं उसको, तो उसका एक प्रेशर होता है। तो ये जो आई का प्रेशर होता है, अगर ये आँख का नस यानी कि ऑप्टिक नर्व की फंक्शनिंग से मिसमैच हो रहा हो तो वो आँख की नस को सुको देता है, ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती है। तो ग्लूकोमा यानी प्रेशर बढ़ने से नस को अगर सूख जाए तो उसको हम ग्लूकोमेटस
ऑप्टिक एट्रोफी बोलते हैं, यानी कि ऑप्टिक नर्व, ये जो है इसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ये ऑप्टिक नर्व सूख जाती है। तो ऑप्टिक नर्व को अगर हमने चाहते हैं कि उसकी हेल्थ मेंटेन रहे तो आई के प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ता है। ये प्रेशर क्या कोई इंसान अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से भी कर सकता है या फिर दवाइयाँ हैं लाइफस्टाइल उसके लिए? चेंजेस में, हाँ दवाइयाँ तो एक है। लाइफस्टाइल चेंजेस में इफ़ यू ड्रिंक टू मच ऑफ वाटर टुगेदर, और ये जो हमने टाई बांधी हुई है वो भी अगर टाइट बांधी जाए तो उससे जो ब्लड सप्लाई होते हैं उससे प्रेशर बनता है, तो उससे भी हो सकता है। दीज आर कपल ऑफ थिंग्स। बियर आप बहुत ज़्यादा इकट्ठी पिए या जो कुछ भी है, सो उसके करके मतलब जो आई का प्रेशर हो सकता है। अलोम वे होम जो कहते हैं बहुत कम अच्छा है। मात्रा में पिए जाए एक बार में, मतलब आपके कहने का हाँ, मतलब यू कैन ड्रिंक इट मोर फ्रीक्वेंटली बट नॉट ड्रिंक 2 liters 3 liters at a particular time, because there is more fluid and that we do that as a provocative test, जिसको हम वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट कहते हैं। ज़्यादा पानी पिया, देखो आई का प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं, तो बढ़ जाता है। तो ये फ्लक्चुएशन जो प्रेशर की हैं, देन ब्लड सप्लाई जो होती है उससे भी नस के ऊपर असर पड़ सकता है। तो ये तो रहे लाइफस्टाइल वगैरह की चीज़ों, मगर मेन जो होता है कई प्रकार की दवाइयाँ, आज की तारीख में लगभग 10-12 दवाइयाँ। नमक का भी इसमें फर्क पड़ता होगा, नमक खाने या ना खाने से? नमक का नहीं, वो बीपी के ऊपर है? फर्क पड़ता है, मगर उसका आई के प्रेशर पे फर्क नहीं पड़ता। आपको आज की तारीख में 10-12 तरह की दवाइयाँ हैं, डिफरेंट तरह की, जो कि आपके सिक्रीशन जो होती है या आउटफ्लो होती है। 2 चीज़ें हैं, या तो पानी ज़्यादा बन रहा है या जो एक्वस बोलते हैं उसको, हाँ, या उसका फ्लो आउटफ्लो, ये यहाँ से ट्रेबेकुलर मेशवर्क से बाहर निकल जाता है, बनता है बाहर निकल जाता है। तो या तो अगर उसका आउटफ्लो रुकावट हो रही है तो कुछ कई प्रकार की दवाइयाँ हैं, 1 2 3 4 दवाइयाँ 5 दवाइयाँ तक देते हैं। अगर वो 3 4 5 दवाइयों से कंट्रोल में नहीं रहता तो हम लेज़र के ज़रिए भी प्रेशर को कम कर सकते हैं और सर्जरी कर सकते हैं। आज की तारीख में वैल्व्स आ गए हैं, तो वैल्व्स भी डाल सकते हैं बाहर से, जिससे कि वो पानी बाहर को ड्रेन होता जाए। तो ग्लोकोमा में मेन चीज़ ये है कि उसको टाइमली पकड़ा जाए। अगर उसको टाइमली पकड़ा नहीं गया तो वो जो आपको नस को सुखा चुका है या एट्रोफी कर चुका है, वो इरिवर्सिबल होती है। सो दोज आर दी थिंग्स। ग्लोकोमा में ट्रीटमेंट इज़ प्रीटी एडवांस्ड। अगर आपके मदर फादर को ग्लोकोमा है, अगर आप स्टीरॉयड्स का सेवन करते हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप मायोपिक, हाई मायोपिक हैं, तो दीज आर सर्टन थिंग्स बाय विच यू शुड, बट एनी पर्सन अबव द एज ऑफ 45 उसको अपना आई का प्रेशर चेक करवाना चाहिए। सरल टेस्ट होता है और वो देखना चाहिए, जो रूटीन एग्जामिनेशन में जैसे आपने पूछा था शुरू में, हम सबका आई प्रेशर चेक करते हैं, और अगर प्रेशर हाई हो तो कुछ एडवांस टेस्ट करते हैं। जो काला मोतिया होता है उसमें सामने की निगाह ख़त्म नहीं होती है, वो लास्ट में ख़त्म होती है। एक फील्ड ऑफ विजन होती है, जैसे हम सामने देख रहे हैं मगर मैं आपको भी देख सकता हूँ, इनको भी देख सकता हूँ, तो फील्ड ऑफ विजन होती है। वो फील्ड ऑफ विजन कम होती जाती है, तो वो फील्ड को हम टेस्ट करके देखते हैं और नस के ऊपर स्कैन करते हैं। OCT होता है, जैसे CT स्कैन समझिए, वैसे वो एक OCT टेस्ट होता है, जिससे कि हम नस के नर्व फाइबर्स देख सकते हैं वो सूख रहे हैं कि नहीं है। तो ये टेस्ट होते हैं जिससे कि डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाता है। डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो गया तो मैंने जैसे बोला, दवाइयों से या लेज़र से या सर्जरी से या वेल्व से, ये चीज़ों से हम, या कॉम्बिनेशन से वी कैन कंट्रोल द प्रेशर। आई थिंक एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो काफ़ी रेयर डिसीज़ है, इसको हम फ्यूज डिस्ट्रॉफी कहते हैं। तो ये काफ़ी कम सुनने में आती है और रिसेंटली मैंने इसके बारे में सुना, जाना इसके बारे में। ये क्या डिस्ट्रॉफी होती है, क्या इसका कोई इलाज अवेलेबल है? इलाज है अवेलेबल। फ्यूक्स डिस्ट्रोफी को हम फ्यूक्स एंडोथेलियल डिस्ट्रोफी कहते हैं। जो कॉर्निया है, कॉर्निया के अंदर इनर मोस्ट लेयर वो होती है एंडोथीलियम, आउटर मोस्ट लेयर एपिथीलियम होती है, इनर मोस्ट लेयर एंडोथीलियम होती है। एपिथीलियम रीग्रो करता रहता है। अनफॉर्चुनेटली एंडोथीलियम जो है, अगर मर जाए या शेड ऑफ हो जाए सेल्स, वो रीग्रो नहीं करते। इसका कारण क्या हो सकता है एंडोथेलियल? फुल एंडोथेलियल, एक तो एज है, विद एज ऑब्वियसली देयर इज सम लॉस ऑफ दीज सेल्स, बट in these diseases like Fuchs endothelium, where the reason is not known but the cells tend to get shed off prematurely. क्या स्क्रीन टाइम इसके रिस्पॉन्सिबल? नहीं, स्क्रीन टाइम नहीं है। फ्यूक्स डिस्ट्रोफी तो डिस्ट्रोफी का मतलब ये है कि कारण नहीं पता आपको कि भाई क्यों हो रही है, बट
चोट लगने से, आई में रिकरेंट इन्फ्लेमेशन होने से, या काले मोतिये से भी, तो इससे भी कॉर्निया के सेल्स पे प्रभाव पड़ सकता है. वी डोंट कॉल दैट फ्यूक्स एंडोथेलियल डिस्ट्रोफी, बट एंडोथेलियल सेल लॉस हो सकता है. एनी सर्जरी ऑल्सो लीड्स टू सम सेल लॉस. तो ये जो सेल्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है? एक्टिव पंप होता है इसमें. ये कॉर्निया को स्टेट ऑफ डिटर्जेसेंस, यानी कि उसमें पानी नहीं इकट्ठा होने देते, तो वो एक्टिवली वो पानी को बाहर फेंकते रहते हैं. जब ये सेल्स ख़त्म हो गए तो कॉर्निया स्वेल हो गया. कॉर्निया स्वेल हो गया तो कॉर्निया में रेगुलरली फाइबर्स अरेंज्ड होते हैं, वो इरेगुलर हो जाते हैं, तो उसके अंदर से जो लाइट है वो डिस्पर्स करने लग जाती है. कंडीशन क्या है? ग्लूकोमा ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है इस केस में भी? ग्लूकोमा में प्रेशर बढ़ने करके सेल्स जल्दी खत्म हो जाते हैं. तो मेरा आपसे ये लास्ट क्वेश्चन था, और आपने खान पान के बारे में तो हमको बताया कि हम लोग अपने खान पान पे काम करें. मैंने देखा है कि जो मेजरली जो डिसीजेज है हमारी, उन पे खान पान, ग्रीन वेजिटेबल्स, एक्सरसाइज, लेस स्ट्रेस लाइफ, ये सारी ही डिसीज में एक्चुअली कारगर होती हैं. और इस केस में भी कहीं ना कहीं हम अगर हम रिलैक्स रखें अपनी आँखों को और अच्छा खाना खाएं, मतलब लीफी वेजिटेबल खासतौर से खाएं जो बच्चे नहीं खाते आजकल के, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें जो है हमारी जो डिसीज है उनके प्रोग्रेशन पे हम कहीं ना कहीं रोक लगा सकते हैं. जी, तो इसके साथ मैं एपिसोड को समाप्त करती हूँ. सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए. हमें आज बहुत नई जानकारी मिली, और ऐसी जानकारी मिली इससे काफ़ी लोगों का विज़न हम बचा सकते हैं, अपने छोटे बच्चों का हम विज़न हम बचा सकते हैं. इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. दर्शकों, मैं आपसे फिर से मिलूंगी अगले हफ्ते एक नई विशेषज्ञ के साथ में. तब तक के लिए मेरा आपका बहुत बहुत नमस्कार.